आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विभाजन किया है हिंदी साहित्य का, वो 4 कालों में विभाजित किया है। पहला था आदिकाल नाम दिया इन्होंने, और दूसरा था भक्ति काल, तीसरा दिया था रीतिकाल नाम, और चौथा था आधुनिक काल। ये 4 कालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विभाजन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम काव्य धारा में राम को किसका अवतार माना गया है? तो राम को विष्णु का अवतार माना गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? भक्ति काल की 2 शाखाएं हुई, एक हुई सगुण और एक हुई निर्गुण। तो सगुण जो शाखा कहलाई उसमें 2 शाखाएं हुई, एक तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण में भी 2 हुई, एक हुई ज्ञानाश्रयी, एक हुई प्रेमाश्रयी। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं वे हैं कबीरदास जी, और तुलसीदास जी हैं वो हैं सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के, और जायसी और मुल्ला दाऊद ये दोनों लोग हैं प्रेमाश्रयी शाखा के कवि। तो कहने का मतलब है कि इसमें कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के हैं जायसी और मुल्ला दाऊद, और सगुण काव्यधारा के राम काव्यधारा के जो रामाश्रयी शाखा है उसके हैं तुलसीदास जी, और जो कृष्णाश्रयी शाखा है उसके हैं सूरदास। ये प्रमुख कवि हैं भक्ति काल के। आगे है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक इनमें से कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का पहला जो इतिहास लेखक हैं वे हैं गारसादा तासी, राइट आंसर हो जाए। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी इस्तवार दाला लितरे ब्यूरर एंदोस्तानी, ये इनकी पुस्तक का नाम था गारसादा तासी का, जो कि सबसे पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। नेक्स्ट प्रश्न है मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रमुख कवि हैं, इनकी ये बहुत प्रसिद्ध है, इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी विद्यापति जी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि रीतिकाल का समय क्या था? तो रीतिकाल का जो समय था वो था सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो इसमें जो पद्मावती रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, बाकी पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट ये तीनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। नेक्स्ट है कि अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो अष्टछाप के कवि थे वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहारी किस श्रेणी के कवि हैं? तो बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध श्रेणी के कवि हैं, और जो रीति मुक्त कवि हैं इनमें हैं घनानंद, आलम और बोधा। और रीतिबद्ध कवि जो थे मतीराम, चिंतामणि और केशवदास, ये रीतिबद्ध कवि, यानी कि जो रीति काल की हैं वो 3 शाखाएं थीं, रीति काल में 3 शाखाएं थीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसने सखा भाव की भक्ति प्रदर्शित की है? सखा भाव की भक्ति किसने प्रदर्शित की है? तो सखा भाव की भक्ति जो प्रदर्शित की है वो कबीरदास जी ने की है। तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास इन्होंने दास भाव की भक्ति प्रदर्शित की है, ये दास भाव, ये सखा भाव। नेक्स्ट है कि भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? तो भूषण के काव्य में ओज गुण की प्रधानता है, क्योंकि इनने वीर रस पूर्ण कविताएं लिखी, इसलिए उसमें वीर रस में जो भी कविताएं होती हैं वो ओज से भरपूर होती हैं, यानी कि ओज गुण उनमें भरपूर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये किसका कथन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में आंचलिक कहानीकार कौन से हैं? तो आंचलिक कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और इनकी कहानी का नाम है मेला आंचल, एक आंचलिक कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई मुख्यतः किस प्रकार के निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं हास्य व्यंग निबंध, इन्होंने सबसे ज्यादा लिखे हैं। हरिशंकर परसाई हास्य व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? तो उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है मुंशी प्रेमचंद जी ने।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो इसमें जो चित्रलेखा है ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। मैथिली किस उपभाषा की बोली है? तो मैथिली बिहारी की है, यानी कि जो मैथिली है वो बिहारी भाषा की बोली है और इसमें मगही और भोजपुरी और आती है, यानी कि मैथिली, मगही और भोजपुरी बिहारी भाषा की बोलियां हैं। और यदि राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी में जो बोलियां हैं वो है मारवाड़ी नाम की बोली चलती है राजस्थान में, मेवाती, जयपुरी और मालवी, ये राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं। और पश्चिमी हिंदी में यदि बोलियां देखें तो एक तो है खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रज भाषा जो होती है वो भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। बुंदेली और बांगरू ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। और पूर्वी हिंदी में है अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी वगैरह, ये सभी पूर्वी हिंदी में। तो बिहारी हिंदी की मैथिली है और दो अन्य और हैं, मगही और भोजपुरी। 18वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो पूर्वी हिंदी की इनमें से कौन सी बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है और अवधी भी है और छत्तीसगढ़ी भी है। जबकि खड़ी बोली है पश्चिमी हिंदी की और ब्रज भाषा जो है वो भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कि काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश के रचयिता हैं आचार्य मम्मट। कि निम्नलिखित में किस प्रदेश की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो इसमें जो पंजाब है, पंजाब राज्य की जो भाषा राजभाषा है वो हिंदी नहीं है, पंजाबी। हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? तो हिंदी शब्द फारसी भाषा की देन है, कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? तो प्रारंभ में जो हिंदी शब्द का प्रयोग होता था वो होता था भारत देश और भारतवासी के नाम से, यानी कि उपयुक्त दोनों इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, कौन सी ध्वनि दंत है? दंत ध्वनि कौन सी है? तो देखिए पा दोनों ओंठ टच कर रहे हैं तो ये ओष्ठ ध्वनि हो गई। आ, हा, दा, धा दंत वर्ण है। का कंठ वर्ण है और चा तालव्य वर्ण है, यानी कि ये तालु से इसका उच्चारण स्थान है। तो कौन सी दंत पूछ रहा है? तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें देखिए स्वर व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है, ये तो विशेषता है देवनागरी लिपि की। जैसा उच्चारण वैसा लिखना होता है, ये भी देवनागरी लिपि की विशेषता है, क्योंकि जो बोलते हैं वही लिखते हैं। एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण चिन्ह है, ये भी बिल्कुल सही है। और कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, ये गलत, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि हिंदी में सभी वर्णों का उच्चारण होता है। तो ये इसका राइट आंसर है कि ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? तो रस को आनंद स्वरूप जो माना है वो माना है अभिनव गुप्त ने, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के किस काल में कला के लिए सिद्धांत की प्रमुखता रही है? कौन से काल में? तो वो काल था रीतिकाल। आगे है कि गेय पद रचना को क्या कहते? गेय पद रचना को हम गीति कहते हैं। नेक्स्ट है कि कीरति भनत भूति भल सोई और सुरसर सम सब कहत होई। पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट मतलब करना है, काव्य प्रयोजन कौन सा है? तुलसीदास ने इसमें कौन से काव्य प्रयोजन का प्रयोग किया है? तो तुलसीदास ने लोक मंगल की भावना से ही ज्यादातर रचनाएं की हैं। तो इसमें जो काव्य प्रयोजन है वो लोक मंगल है, यानी कि लोगों की भलाई के लिए लिखी गई रचनाएं, लोक की यानी कि लोगों के सुख समृद्धि के लिए जो रचनाएं की गई हैं वो लोक मंगल की भावना से रचनाएं की गई हैं। तुलसीदास ने लोक मंगल काव्य प्रयोजन का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। क्रोध का रौद्र रस होता है, ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। भयानक तो ये किसी का स्थायी भाव नहीं होता, भयानक तो स्वयं एक रस होता है। नेक्स्ट है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांची ये बतियां सुन रूखी में कौन सा रस है? रस बताना है इन पंक्तियों में। तो इसमें जो रस है वो विप्रलंब श्रृंगार है। विप्रलंब का मतलब होता है वियोग श्रृंगार है।
वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर है। संयोग जहाँ पर स्त्री और पुरुष के मिलने का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर विछड़ने का वर्णन होता है वहाँ विप्रलम्भ या फिर वियोग श्रृंगार होता है। करुण रस जहाँ पर शोक दुख की बात होती है वहाँ पर करुण रस होता है। शांत रस भगवान और भक्त की जहाँ पर मन को शांति मिले ऐसी रचनाओं को वहाँ पर शांत रस होता है। अगला है कि जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जो यहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, भगवान भक्तों की भयंकर भूर भूत भगाइए। तो जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस दोहे में अलंकार बताना है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इस दोहे में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि विरोध ना होते हो भी जहाँ पर विरोध का आभास हो रहा हो वह विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, यानी कि इस प्रेम रूपी चित्त की यानी कि मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़ा श्याम रंग, यानी कि ज्यों ज्यों श्याम रंग में यानी कि काले रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों उज्ज्वल होए, और उतना ही सफ़ेद यानी कि उजला होता जाता है। तो यहाँ पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विरोध ये है कि काले रंग में जाने से कोई सफ़ेद कैसे रह सकता है, वो तो काला ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सवैया किस प्रकार का छंद है। तो सवैया जो छंद है वो एक वर्णक छंद है। प्रत्येक चरण में 22 से 26 मात्राएं होती हैं, यानी कि जो सवैया होता है ये वर्णक छंद है। तो 22 से 26 वर्ण होते हैं इस सवैया छंद में। बाकी के जो छंद होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मात्रक छंद और दूसरा होता है वर्णक छंद। तो ये जो सवैया है वो वर्णक छंद के अंतर्गत आता है, जबकि दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई ये सभी मात्रक छंद के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में अंग्रेजी किसकी राजभाषा है। जो राज्य दिए गए हैं इनमें अंग्रेजी कौन से राज्य की भाषा है। तो देखिए मिजोरम की अंग्रेजी राजभाषा है, मणिपुर की भी है और नागालैंड की भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इन तीनों राज्यों की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी हुए। आगे है नेक्स्ट है कि भोजपुरी निम्नलिखित में से कहाँ की बोली है। तो भोजपुरी जो बोली है वो बनारस, गाजीपुर और गोरखपुर इन तीनों जगहों पर भोजपुरी बोली बोली जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द छांटना है। तो कालिदास, आशीर्वाद, तिथि, करुणा इनमें जो गलत शब्द है अशुद्ध शब्द है उसको छांटना है। तो अशुद्ध शब्द कालिदास है। कालिदास ऐसा नहीं लिखा जाता, कालिदास ऐसा लिखा जाता है, ये कालिदास। जबकि आशीर्वाद सही है, तिथि सही लिखा, करुणा सही लिखा है, गलत कालिदास लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रत्यक्ष में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। इसका संधि विच्छेद होगा, यानी कि जो विच्छेद कर दिया जाएगा इसका प्रति धन अक्ष हो जाएगा। कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऋण शब्द है। ऋण शब्द बताना है। तो देखिए लंबोदर जो शब्द है, योग ऋण वे शब्द होते हैं जो अपना स्वयं का अर्थ ना दे करके किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वो योग ऋण शब्द होते हैं। और जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, ये गणेश की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए ये योग ऋण शब्द है। विद्यालय यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द क्या है। यौगिक शब्द ऐसा है कि जिन शब्दों के दो सार्थक खंड हो जाएं, दो सार्थक यानी दो या दो से अधिक सार्थक खंड हो जाएं, सार्थक खंड हो जाए उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें दो खंड हो रहा है, विद्या और आलय, दो खंड हो रहे हैं, इसलिए इसमें विद्यालय यौगिक शब्द है। काला ऋण शब्द है। ये शब्द ऋण है क्योंकि इसके कोई खंड नहीं हो रहा है और तीसरा अर्थ भी नहीं हो रहा। और पुस्तक जो है ये तत्सम शब्द है, इसमें ऋण शब्द पूछ रहा है तो काला ऋण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैंची किस भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के शब्द हैं। बारूद हो गया, चेचक, कुर्की, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है कि लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय लगा हुआ, ऐरा नहीं लगा, एरा प्रत्यय लगा हुआ है। और अगला प्रश्न है कि रसोई घर में समास कौन सा है। रसोई के लिए घर, रसोई घर का यदि विग्रह करें तो ये हो जाएगा रसोई के
लिए घर। और जब के लिए आ जाता है तो को के लिए संप्रदान होता है, संप्रदान। और संप्रदान काय में आता है? तत्पुरुष समास में। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो शब्द है वो है चीनी भाषा का शब्द। अगला प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो राग दरबारी उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है वो छांटना है। तो इसमें जो तत्सम शब्द नहीं है वो नारियल नहीं है, क्योंकि इसका जो तत्सम होगा वो नारिकेल होता है, नारिकेल। नारिकेल इसका तत्सम रूप होता है। आश्चर्य ये तत्सम शब्द है और इसका अचरज तद्भव शब्द है। अचरज, अचरज तद्भव शब्द होता है आश्चर्य का। आश्चर्य तत्सम शब्द है। और अंगुष्ठ जो है इसका अंगूठा होता है, अंगूठा इसका तद्भव होता है और अंगुष्ठ तत्सम शब्द है। और नक्षत्र जो तत्सम शब्द है तो इसका नखत तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। इसमें कौन है? शिक्षक, महेंद्र, विद्यार्थी, मंत्री। देखिए इसमें महेंद्र जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि ये प्रॉपर एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिक्षक बहुत सारे शिक्षक हो सकते हैं, इसलिए ये कौन सा है? ये जातिवाचक, संपूर्ण शिक्षक जाति का बोध कराया जा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी भी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा, जातिवाचक संज्ञा है। मंत्री ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है, देखिए मित्र, मिल गया, गया शब्द यानी कि पुल्लिंग शब्द है। कृपा हो गई, कार्य कर लिया, उपहार मिल गया। देखिए इसमें सभी ये पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग। इसमें यदि स्त्रीलिंग है तो कृपा है, क्योंकि कृपा हो गई, कृपा होती है, होता नहीं है। कृपा हो गया ऐसा नहीं होती, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग कृपा शब्द है। नेक्स्ट है किसका जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर देना है, तो उसको हम कहते हैं अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? अशुद्ध बहुवचन बताना है, तो डिबिया डिबियां सही है बहुवचन। नीति नीतियां सही है। बात बातें सही है। ये आदत आदत आदतन, तो इसमें होगा आदतें, आदतन की जगह पे आदतें होगा इसका बहुवचन। तो बी इसका राइट आंसर है, यही गलत है। अगला प्रश्न है कि कृमलेख किस शब्द का पर्यायवाची है? कृमलेख बताना है। कृमलेख इनमें से किसको कहा जाता है? तो कृमलेख ऊंट का पर्यायवाची है, यानी कि कृमलेख ऊंट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का पर्यायवाची बताना है। कुशल का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? देखिए निपुण माने भी कुशल होता है, निपुण होगा कुशल होगा। प्रवीण का अर्थ भी कुशल होता है और पटु का भी अर्थ कुशल होता है, केवल वंचक नहीं होता। वंचक कुशल का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित है मितभाषी। मितभाषी का विलोम शब्द क्या है वो बताना है। तो मितभाषी का जो विलोम शब्द है, मितभाषी मानो होता है कम, मितभाषी का मतलब कम बोलना। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं, तो ज्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। ये ज्यादा बोलने वाला होता है। मूक, मूक माने चुपचाप ही रहने वाला होता है, बोलता ही नहीं है, गूंगा। सौम्य और स्वच्छंद ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट है अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, कहावत का अर्थ क्या है? अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, इस कहावत का क्या अर्थ है? तो इस कहावत का अर्थ है कि अपनी वस्तु में दोष दिखाई नहीं देना, यानी कि अपनी वस्तु में दोष नहीं दिखाई देते हैं, ये इसका राइट आंसर है। छठी का दूध याद आ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो छठी का दूध याद आना, माँ की याद आना, बचपन की स्मृतियां आना, होश हवास उड़ जाना, कठिन परिश्रम करना। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है होश हवास उड़ जाना। छठी का दूध याद आ जाना मतलब होश हवास उड़ जाना। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो वो होता है अतिशयोक्ति। किसी बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करने को अतिशयोक्ति कहा जाता है। संध्या और रात्रि के बीच के समय को
क्या कहा जाता है? संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूलि बेला कहा जाता है। गोधूलि बेला, क्योंकि उस समय गायों का खेतों से यानी कि चरागाहों से घर वापस आना होता है, तो उस समय जो उनकी टापों से यानी कि पैरों से जो धूल उड़ती है, तो वो धूल आसमान में छाई जाती है, तो उसी के नाम से ये पड़ा है गोधूलि बेला। गैयों की धूल के उड़ने की समय, गौयों के पैरों से जो धूल उड़ती है उस समय को हम गोधूल बेला कहते हैं, और वो होता है संध्या का समय। संध्या के समय को हम गोधूल बेला कहते हैं। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो देखिए, अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है, और अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, से या के द्वारा, यहाँ पर से के द्वारा, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप है, के द्वारा। ये दो जो प्रसर्ग होते हैं, यानी कि जो विभक्ति चिन्ह होते हैं कारक के, से और के द्वारा, तो ये तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष समास के भी कई भाग होते हैं। तो तत्पुरुष समास अकाल पीड़ित में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ये से और के द्वारा होता है करण तत्पुरुष समास। तो ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जिसका प्रसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा या फिर द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास कौन सा है? तो इसमें जो घनश्याम शब्द दिया गया है, ये कर्मधारय समास है। घन के समान श्याम, ये इसका अर्थ होता है। कर्मधारय समास का मतलब होता है कि जिसमें एक विशेषण शब्द होता है। रस भरा, रस से भरा हुआ, ये करण तत्पुरुष से के द्वारा। रस भरा करण तत्पुरुष है। शक्तिहीन, शक्ति से हीन, ये अपादान, क्योंकि अपादान शक्ति से हीन, यानी कि जब कोई चीज अलग होती है तो ये अपादान तत्पुरुष समास है। राजभवन है संबंध, यानी राजा का भवन, का की के रा री रे ये आ जाए तो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। रामायण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो रामायण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा राम धन अयन, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि सदैव का कौन सा संधि विच्छेद है? सदैव का संधि विच्छेद बताना है कौन सा है? तो इसमें संधि विच्छेद है सदा धन एव, और ये जो संधि है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब वृद्धि संधि होती कैसे है? इसमें जो आ है, ये वाला आ, ये आ ए से मिलकर के इसमें वृद्धि हो गई, यानी कि ये आय बन गया। ये दोनों स्वरों के मिलने से आय यानी कि स्वर में वृद्धि हो गई, तो इसलिए ये वृद्धि संधि का उदाहरण है।